Welcome to Global Education. Natural Vegetation, Social Studies, Class 9th, Chapter 17, Gujarat State Board of School Textbooks. नेचुरल वेजिटेशन का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो उसमें क्या चीज़ है? क्या ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, ऑर्गेनिजम्स ये सब रह सकते हैं बिना वेजिटेशन के? क्या लाइफ पॉसिबल है? क्या एग्जिस्टेंस पॉसिबल है बिना वेजिटेशन के? वेजिटेशन क्या है? उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ये तो ऐतिहासिक समय से, एंशिएंट टाइम से, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में इसकी इम्पोर्टेंस को समझा गया है और बयां किया गया है, और मॉडर्न साइंस में भी इसकी इम्पोर्टेंस कोई छुपी हुई नहीं है। वेजिटेशन की डाइवर्सिटी है इंडिया में, बहुत सारी वेजिटेशन है इंडिया में। इंडिया वर्ल्ड में 10th पोजीशन पे आता है वेजिटेशन में, और एशिया में 4th पोजीशन पे। फॉरेस्ट की डेफिनेशन अगर हम कहें तो वो क्या होएगी? फॉरेस्ट की डेफिनेशन तो आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन उसमें ये 3 चीज़ें जरूर आनी चाहिए। एक तो होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ ट्रीज है, ग्रो इन देयर नेचुरल कंडीशंस विदाउट ह्यूमन हेल्प। एक फॉरेस्ट को बनने के लिए दशक नहीं, मतलब डिकेड्स नहीं, सेंचुरीज लगती हैं, और काटने के लिए तो मशीनें ले आओ, कुछ दिनों में कट जाएगा। नेचुरल वेजिटेशन जो होता है उसकी डाइवर्सिटी क्यों होती है? इंडिया में बहुत सारी डाइवर्स वेजिटेशन है, हमने आपको बोला, तो वो क्यों है? उसके कारण हैं, फैक्टर्स, रिलीफ फीचर। जैसे माउंटेन भी है इंडिया में, प्लेटो भी है, डेजर्ट भी है, प्लेन्स भी हैं। उसी तरह से सॉइल्स जो हैं वो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, हर टाइप का सॉइल है। टेम्परेचर इंडिया में सब ज़ीरो हिमालय से लेके 50+ डिग्री सेंटीग्रेड था डेजर्ट में टेम्परेचर चलता है। इतना सारा वैरायटी है टेम्परेचर में। जब इतनी सारी वैरायटी है हमारे पास, रिलीफ फीचर ये सब में, तो फिर ऑटोमेटिकली आप समझ लो कि कितनी डाइवर्सिटी होएगी वेजिटेशन में भी। इंसोलेशन, सनशाइन किसके ऊपर डिपेंड करता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ईस्ट में है कि वेस्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि साउथर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर से कितना ऊपर है, इक्वेटर से कितना नीचे है, ये सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना। वही फिर रेनफॉल, मॉनसून आता है, माउंटेन्स में जाके टकराता है, वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है। घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, घाट्स के एक तरफ रेन होती है, दूसरी तरफ नहीं रेन होती है। तो वही सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। जगह जगह से अलग अलग टोपोग्राफिकल कंडीशन है, अलग अलग वेदर है, अलग अलग क्लाइमेट है, वही सब चीज़ें इसमें इफ़ेक्ट करती है। फिर आता है ह्यूमिडिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? टोपोग्राफी के ऊपर। तो इस तरीके से बहुत सारी डाइवर्सिटी है इंडिया में वेजिटेशन की। इंडिया में 5000 वेराइटी ऑफ ट्रीज़ है। 450 ट्रीज़ जो हैं उसको कमर्शियली यूज़फुल माना गया है। उससे चाहे फर्नीचर बने, चाहे उससे मेडिसिन बने, चाहे और कुछ चीज़ें बने, लेकिन कमर्शियली यूज़फुल ट्रीज़ है 450। 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फूल उगते हैं, और ये 6% है दुनिया के फ्लावरिंग प्लांट्स में से। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं इंडिया में, जैसे फर्न, एल्गी, मॉस, इस तरह के। हर्बल प्लांट्स भी हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एंशिएंट टाइम्स, ऐतिहासिक समय से कई प्लांट्स को मेडिसिनल माना गया है। आपने आयुर्वेद का नाम भी सुना ही होगा। तो 2000 मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको आयुर्वेद डिस्क्राइब करता है, जो इंडिया में पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो होती है वो, उसके ऊपर अगर हम आए तो ग्रोथ एंड एग्जिस्टेंस जो होती है नेचुरल वेजिटेशन की, वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है। क्लाइमेट, सॉइल, ये सब चीज़ों के ऊपर। फिर अगर क्लाइमेट की कंडीशन एक जैसी है तो वेजिटेशन भी वही टाइप की रहेगी। जहाँ जहाँ पे भी सेम टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा, वहाँ वहाँ पे सेम टाइप की वेजिटेशन मिलेगी। तो उनको कहलाते हैं, चाहे वो अलग अलग जगह पे हो इंडिया में, उनको नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स कहा जाता है।
ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स, एल्टीट्यूड, समुद्र से कितना ऊंचा है, सॉयल कौन सा है, ब्लैक एलुवियल कौन सा है, रेनफॉल कितनी है वहाँ पे, टेम्परेचर कितना है। अगर ये सारी की सारी चीज़ें एक समान होंगी नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के एक पार्ट में और साउथ इंडिया के एक पार्ट में, तो दोनों जगह पे वेजिटेशन भी सेम ही होएगी। टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो अलग अलग टाइप है, 5 टाइप्स में इंडिया की वेजिटेशन को बताया गया है। पहला टाइप आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा टाइप है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड है ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन, फोर्थ है टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, फिफ्थ है मैनग्रोव यानी कि टाइडल फॉरेस्ट। अभी हम पहले पर आते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इनको कहते हैं। यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, मतलब बहुत गर्मी है और साथ में ह्यूमिडिटी भी बहुत है, पानी में नमी भी मतलब हवा में नमी भी बहुत है। रेनफॉल यहाँ पे हेवी रहता है, अबव 200 सेंटीमीटर्स पर एनम, साल की 200 सेंटीमीटर से ऊपर की रेनफॉल रहती है। टेम्परेचर जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का रहता है। रीजन जो इसमें आते हैं वो है वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अपर रीजन्स ऑफ आसाम, कोस्टल तमिलनाडु। ट्रीज जो यहाँ पे उगते हैं वो है महगनी, एबोनी, रोजवुड, रबर। कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ के है ट्रीज़ की वो है कि ट्रीज़ की जो लंबाई होती है वो 60 मीटर्स से ज़्यादा होती है। कोई ऑटम सीजन होता ही नहीं है, एवरग्रीन ट्रीज़ हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं यहाँ पे। फिर आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट भी इनको कहते हैं। तो यहाँ पे रेनफॉल जो है अब 200 सेंटीमीटर से कम हो गई, 70 to 200 सेंटीमीटर। हिमालयन फुटहिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वेस्टर्न ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, विंध्यास, सतपुरा रेंजेस। यहाँ पे जो ट्रीज उगते हैं वो है टीक, साल, सीसम, सैंडलवुड, खेर, बैम्बू, इस तरीके के पेड़ उगते हैं। खेर का और एक नाम भी होता है अकासिया चेटिचू। इन पेड़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ये होती है कि ट्रीज़ जो हैं यहाँ पे अपनी लीव्स को शेड करते हैं, येलो हो जाती हैं, ग्रीन से येलो हो जाती हैं और वो लीव्स जो है झड़ जाती है। ये करीब 6 से 8 हफ्ते ऑटम में ये प्रक्रिया होती है। तो लेकिन हर एक स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़ का ना अलग अलग शेड टाइम है जब वो अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो और कोई भी ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट, पूरा फॉरेस्ट जो है वो बिना पत्तियों के हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग टाइम पे वो करते हैं और यहाँ पे इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब हम आते हैं थॉर्नी वेजिटेशन, डेजर्ट वेजिटेशन के ऊपर। यहाँ पे बरसात जो है, रेनफॉल इज़ लेस देन 70 सेंटीमीटर पर एनम। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स जो है वहाँ पर होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के रीजन्स में। ट्रीज़ जो है यहाँ पे पाए जाते हैं वो हैं जुजुबी, अकासिया, कैक्टस, खिजड़ो, इस तरह के ट्रीज़ पाए जाते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स है रूट्स लंबी होती हैं और अंदर में काफ़ी फैली हुई होती हैं, पानी दूर अंदर में मिलता है ना, इसके लिए। लीव्स छोटी होती हैं और छोटी लीव्स की वजह से जो इवेपोरेशन है वो भी धीरे धीरे होता है इनकी लीव्स में से। फिर हम आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, जो हिमालयन वेजिटेशन। तो टेम्परेट फॉरेस्ट में कोनिफरस ट्रीज होते हैं। कोनिफरस मतलब कोन शेप के, कोनिकल शेप। फिर आ गया इसमें ब्रांचेस जो होती है ना वो सेंटर की तरफ ऊंची होती है और साइडों की तरफ नीचे झुकी हुई होती हैं, ताकि अगर स्नो पड़े तो स्नो स्लाइड करके अर्थ की तरफ जा सके, ज़मीन की तरफ जा सके। और इसकी लॉन्ग, लंबी, पॉइंटेड और स्टिकी, चिपचिपी, चिपकने वाली लीव्स होती हैं। उससे क्या होता है, ताकि ये ह्यूमिडिटी लंबे समय तक अपने अंदर रख सके।
टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो है वो हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, एरियल स्पैन के ऊपर डिपेंड करती है, फॉरेस्ट, फिर ट्रीज़ के ऊपर। तो 1000 से 2000 मीटर्स के ऊपर जो एरियल स्पैन है अबव द सी लेवल, तो वहाँ पे हाई माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल एंड माउंटेनियस एरियाज ऑफ उत्तराखंड, ये सब आते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे ओक एंड चेस्टनट ट्रीज मिल पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर अबव द सी लेवल जो है सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, हायर एरियाज ऑफ साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे कोनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। पेड़ों के नाम बोले तो पाइन, साल, सिल्वर फिर एंड स्प्रूस, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। फिर 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल, यानी कि जैसे जैसे हाइट में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अब हायर एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज एंड नियर स्नो लाइन, अब काफ़ी बर्फ़ यहाँ पे जमी हुई है। ओके, तो एल्पाइन एंड शॉर्ट ग्रास, इस तरह के टूंड्रा वेजिटेशन यहाँ पे मिलेगी। सिल्वर फर एंड बिर्च, इस तरह के पेड़ यहाँ पे मिलेंगे। फिर हम आते हैं टाइडल फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स। ये डेल्टा एरिया ऑफ रिवर्स जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे गुजरात की कोस्ट, फिर बे ऑफ बंगाल की कोस्ट, मार्शी लैंड। ट्रीज़ जो हैं यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो होते हैं सुंदरी और शर ट्रीज़। अभी हम आ जाते हैं नेचुरल फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन इंडिया की। ये आपको मैप, ये आपकी कई मैप है और कोई मैप नहीं है। इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो ब्राउन कलर में दिखाया गया है। ये देखिए, ये अलोंग द बे ऑफ बंगाल जहाँ पे डेल्टाज फॉर्म हो रहे हैं वहाँ पे ये है। फिर इधर महाराष्ट्र कोस्ट पे एंड गुजरात कोस्ट पे भी आपको ये दिख पा रहे हैं, इधर इधर इधर। ये यहाँ पर आपके हो गए ये मैनग्रोव फॉरेस्ट, जहाँ पे टाइड ऊपर नीचे होने से और वहाँ पे ये फॉरेस्ट उगते हैं मैनग्रोव वाले। फिर हम आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, जो डार्क ग्रीन कलर से दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर इधर कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर, थोड़ा सा उत्तराखंड वगैरह में है। फिर उसके बाद में ये इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के टॉप पार्ट में, जहाँ पे अपर हिमालयाज़ है, जहाँ पे हायर हिमालयाज़ हैं, वहाँ पर आप देख पा रहे हो। फिर हम आते हैं थर्ड पार्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये अब आपके नीचे में ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स हो गया, ईस्टर्न घाट्स हो गया, ये सब एरिया में ये आपके आगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ये घाट्स के, वेस्टर्न घाट के टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड लाइट ग्रीन पार्ट आ गया, ईस्टर्न घाट से अंदर की तरफ, और ऊपर प्लेन्स में, यहाँ तक ऊपर तक प्लेन्स में जा रहा है ये। फिर हम आते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट जो है ये आपका आ गया डेजर्ट साइड पे, ये इधर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, ये सब, और साथ में इधर दोनों के दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के बीच में जाके ये आपके आगे थॉर्न फॉरेस्ट। तो ये आपका हो गया। और लक्षद्वीप एंड अंडमान में भी फॉरेस्ट एरिया है जो आपको दिखाया गया है। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड यूटिलिटी पे अब हम आते हैं। टीक एंड साल जो है ये आपका फर्नीचर में लगता है और बहुत अच्छी लकड़ी होती है, बहुत महंगी आती है। सुंदरी ट्रीज़ जो होते हैं सुंदरवन में पाए जाते हैं, इनसे बोट्स बनती हैं, नाव। पाइन एंड चिड ट्रीज़ जो होते हैं इससे स्पोर्ट्स गुड, पैकिंग मटेरियल, ये सब बनता है। आपके क्रिकेट के बैट, हॉकी स्टिक, टेबल टेनिस के रैकेट, ये सब चीज़ें इनसे बनती हैं। फिर आते हैं लिक्विड फ्रॉम चिड ट्रीज़, इससे टर्पेंटाइन बनता है, टर्पेंटाइन ऑयल आपने सुना होगा। फिर सैंडलवुड, इससे परफ्यूम्ड ऑयल, कॉस्मेटिक्स, ये सब बनते हैं। सैंडलवुड यानी कि चंदन। बैम्बू ट्रीज़, बांस, इससे बास्केट्स बनती है, टॉयज़ बनते हैं, होम डेकोरेशन की चीज़ें बनती हैं। लैक,
लैक से आपका सीलिंग वैक्स बनता है। आपने देखा होगा ना कि सरकारी लेटर जब आता है तो लैक से सील करके दिया जाता है, तो वो भी लैक होता है। रेसिन, गम, रबर, हनी, केन, ये सब चीज़ें होती है। फिर कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, जैसे आंवला। आंवला जो होता है आपके सिर पे भी, आप बालों में भी लगाते हैं, और भी उसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। हरड़, ये इंग्लिश में लिखा हो लेकिन नाम हिंदी का है, तो ये हरड़ कहते हैं इसको वैसे, हरड़ और बहेड़ा। फिर अश्वगंधा, ये अभी कोरोना के टाइम पे आपने ये सब नाम काफ़ी सुने होंगे, क्योंकि कोरोना के टाइम पे आयुर्वेदिक मेडिसिन और ये सब आपके टीवी वगैरह पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी। फिर यूजेस के अनुसार अगर हम देखें तो खाकरो लीव्स, जो लीव्स की प्लेट्स बनती हैं, पत्तल जिसको आप कहते हो, तो वो होते हैं। फिर खेर ट्री से चिटचू बनता है, और टिमरू लीव से बीड़ी बनती है, जो लोग पीते हैं सिगरेट की तरह की बीड़ी, वो। फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं लोग, उनकी लाइवलीहुड, उनका रोज़मर्रा का उनका खाना पीना और उनका रोज़गार, उनका पैसा, सब कुछ यहीं से आता है, खाना पीना। और उनको सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो भी फॉरेस्ट से ही होती है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी जो है मेडिसिनल वैल्यू पे अगर हम देखें तो क्या रहती है, जैसे हमने आपको बोला कि अभी कोरोना वायरस का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम पे आपने ये बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो सर्पगंधा, ये हाई बीपी के इलाज के लिए ये यूज़ होता है, आयुर्वेदिक की चीज़ें हैं ये सारी। लिमड़ो, एंटी बैक्टीरियल या बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के लिए काम आता है। ये चीज़ मेरे को नहीं पता, ये थोड़े डॉक्टर लेवल पे चाहिए होगा आपको बताने के लिए कि क्या इसका काम आता है लिमड़ो का, एंटी बैक्टीरियल, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल है। फिर तुलसी जो होता है कोल्ड कफ फीवर में काम आता है। अर्जुन साडेट जो है वो हार्ट एलिमेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। बिल्ली जो है गैस कफ इम्प्योरिटीज़ के लिए काम आता है। गालो डायबिटीज़, फीवर, जॉइंट पेन। हरड़ कॉन्स्टिपेशन और हेयर डिजीज़ के लिए। आंवला गैस, एसिडिटी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। करंट स्किन, डेंटल एंड गम केयर के लिए काम आता है। वैसे आंवला बालों में भी काम आता है, आपने सुना ही होगा, डाबर आंवला, केश तेल, ऐसे सब चीज़ें। फिर आते हैं हम एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। क्या क्या इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की एनवायरनमेंट के तरीके से अगर हम देखें तो बरसात इनकी वजह से आती है। नंबर 2, एटमॉस्फेयर को बचा के रखते हैं एडवर्स चीज़ से। फिर लाइफ सेविंग ऑक्सीजन हमारे को देते हैं। फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं। हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब को कम करते हैं। सॉइल इरोजन को कम करते हैं। ग्राउंड वाटर रिटेन करके रखते हैं। डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकते हैं, यानी कि हरियाली मेंटेन करके रखते हैं। एयर पॉल्यूशन कम करते हैं। नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाते हैं। डेजर्ट में तो कोई ब्यूटी नहीं है, तो नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाते हैं। एयर को प्योरीफाई करते हैं। वाइल्ड लाइफ जो है, जो जंगली जानवर, शेर, चीता, चीता नहीं है इंडिया में अब, तो शेर, टाइगर, ये सब जो है इनको प्रिजर्व करके रखते हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट बनते हैं। फिर एडवेंचर टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं, और कई दफ़े ये रिज़र्व कर दिए जाते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी पार्क, इन सब के नाम से। अब फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करा जाता है, वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इकोसिस्टम जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंटर रिलेशनशिप बहुत बड़ा है बायोस्फीयर और मैनकाइंड में, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम अगर डिस्टर्ब हो गया तो सब कुछ खराब हो जाता है। और ये क्यों होता है?
आदमी यानी कि इंसान बहुत ही सेल्फिश होता है। वो बहुत सारी चीज़ें एंटी एनवायरनमेंट काम करता है, और उसकी भूख जो है ना, डिज़ायर लैंड पोजेस करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसकी वजह से सारे के सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं। अरे मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन हो, मेरे पास 100 किलोमीटर ज़मीन हो, इस तरह से लोगों की सोच होती है। तो फिर पॉपुलेशन जो है इंसान की बढ़ती जा रही है। अब इंसान की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको ज़्यादा एरिया चाहिए रहने के लिए, काम करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए। तो खाना उगाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, तो वो फॉरेस्ट को काटेगा ही। फिर इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने हैं, और इंडस्ट्रियल यूनिट जो होते हैं आजकल वो रेजिडेंशियल एरिया से दूर होते हैं, तो वो वहाँ पे भी उसको रेजिडेंशियल एरिया एक जगह पे इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा, तो वो वैसे भी लैंड ज़्यादा चाहिए होगी। अर्बनाइजेशन, शहर नया बसाना पड़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, डैम, बिजली बनानी है, डैम बनाना है, वाटर को प्योरीफाई करना है पीने के लिए, ये सब चीज़ के लिए भी वो फॉरेस्ट काट देता है। रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रांसपोर्ट के लिए रोड बनानी है। जूम कल्टीवेशन करना है भैया, वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। टिम्बर यानी कि लकड़ी, और उनको चाहिए लकड़ी चाहिए फ्यूल, वुड जलाने के लिए। तो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, रेनफॉल कम हो जाती है, ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, डेजर्ट आगे बढ़ता है, और वाइल्ड एनिमल्स का जो शेल्टर जो प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, वो कम हो जाता है एरिया। तो इंडिया में क्या बना, नेशनल पॉलिसी बनी 1952 में, ताकि, और उसमें लिखा गया कि फॉरेस्ट कवर होना चाहिए 33% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ नेशन। इंडिया का जितना भी एरिया है उसका 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, ये 1952 की नेशनल पॉलिसी में लिखा गया। लेकिन एक्चुअल एरिया जो था वो फॉरेस्ट का, वो 23% ही था। जो स्टिपुलेटेड था उससे 10% ऑलरेडी कम था। अब गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में सिर्फ 10% एरिया ही फॉरेस्ट कवर में है, जो कि नेशनल पॉलिसी 1952 के अनुसार अगर हम देखें तो 23% कम है। और अगर नेशनल एवरेज की बात करें तो वो 13% कम है। तो कितना कम है गुजरात का फॉरेस्ट एरिया। और ये फॉरेस्ट एरिया जो है इसको कम होने से बचाना है हमको, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है, हमको उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, और ये बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCAN। इसने कहा है कि ये जो पेड़ हैं, ये प्लांट्स जो हैं, ये डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय इतने ज़्यादा हो गए कि ये अब एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं। और ये रेड डाटा है, रेड लाल अक्षर में डाटा लिखा गया है, और ये गुजरात के बारे में है। गुजरात में से खाखरो, गूगल, नीलसोटी, सीसम, अमली, अटक, हरड़, ये सब एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। रेड डाटा, IUCAN की रिपोर्ट है ये। रेमेडीज टू कंजर्व फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 जो आपको अभी भी बताई गई है। तो लेजिस्लेटिव एक्ट पास होता है 1980 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। न्यू नेशनल पॉलिसी आती है 1988 में। अब इसमें क्या कुछ हुआ, फॉरेस्ट जो है नेचुरल रिसोर्स बनाया गया, मॉरल ड्यूटी लोगों की बताई गई कि इसको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, संरक्षित रखना है। ट्री कटिंग रोक दो, इसके ऊपर हेवी पनिशमेंट है, इलीगल है ट्री कटिंग, गैर कानूनी।
इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन वन महोत्सव में लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, सोशल फॉरेस्ट्री लाओ। सोशल फॉरेस्ट्री में प्लांट ट्री मतलब कि पेड़ उगाओ, रोड के दोनों तरफ, वेस्टलैंड के दोनों तरफ, रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ, रिवर के दोनों तरफ, और उनको पाल पोस के बड़ा भी करो। सिर्फ उगा के एक बार छोड़ मत दो, साल भर उनको पानी दो, उनको बड़ा करो, उनके इर्द गिर्द खुदाई करो ताकि वो रूट्स में हवा वगैरह जा सके। और क्रिएट अवेयरनेस, एनवायरनमेंट की एजुकेशन दो स्कूल्स में। सेलिब्रेट एनवायरनमेंट रिलेटेड डेज, जो एनवायरनमेंट रिलेटेड डेज है उसको भी त्योहार की तरह सेलिब्रेट करो। तो अब आपको ये पता चला कि ये आपके सिलेबस में क्यों ये चैप्टर आया नेचुरल वेजिटेशन का। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं वापस बता देता हूँ। क्रिएट अवेयरनेस, एनवायरमेंटल एजुकेशन स्कूल्स कॉलेजेस ये सब में चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनमें ये चीज़ इनग्रेंड हो जाए, बच्चों में इनग्रेंड हो जाए। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर सिटीजन्स हैं। सिर्फ आज के लिए नहीं है काम हो रहा है, ये फ्यूचर के लिए काम हो रहा है। जब बच्चों को ये एजुकेशन दे दिया जाएगा, बच्चे जब ये इसका महत्व जानेंगे तो फ्यूचर में भी वो इसको जो है नेचुरल वेजिटेशन को, फॉरेस्ट को, ये सब को प्रिजर्व करके रखेंगे। नहीं तो आगे क्या होएगा? आगे जब आपके भी बच्चे होंगे या शायद उनके बच्चे होंगे, तब जो है आपके बाद में 2 जनरेशन के बाद में या 1 जनरेशन के बाद में सिर्फ फॉरेस्ट या नेचुरल वेजिटेशन जो है फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में ही देख पाओगे और कहीं नहीं उनको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग, इसको बुझाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसको लगने ही नहीं देना चाहिए, प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि आगे ना लगे, और उसको एंटिसिपेट करके बंद कर देना चाहिए, डाउस कर देना चाहिए, यानी कि बुझा देना चाहिए, और फायर अवॉइड करना चाहिए। प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, सोलर, विंड, बायो एनर्जी, इस तरह के सोर्सेस प्रमोट करो, ना कि डैम्स ज़रूर अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उसके बिना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी नेचुरल वेजिटेशन जो है, बहुत सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, और सिर्फ फॉरेस्ट नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ भी। ह्यूमन सेटलमेंट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो इसके लिए सोलर, विंड और बायो, ये सब टाइप की अगर रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ अगर आप चले जाओगे तो और ज़्यादा अच्छा है। पेट्रोल डीजल को सबसे पहले छोड़ दो, फिर उसके बाद में जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि पानी, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी छोड़ के सोलर, विंड और बायो पे जाइए। और वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये सब तो बिल्कुल बंद। वुड मत काटिए, पेड़ मत काटिए। पब्लिक अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, हर तरीके से ब्रॉडकास्टिंग मीडिया से भी आप लोगों को चीख चीख के बताइए कि भैया पेड़ नहीं काटने हैं। रेमेडीज टू कंजर्व फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट रिलेटेड डेज, जैसे मैंने आपको भी बताया कि बच्चों में भी एनवायरनमेंट एजुकेशन देनी चाहिए, और साथ में एनवायरनमेंट रिलेटेड डेज को सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि उनके आगे से ये उनके अंदर ये बैठ जाए कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं तो वीडियो और फोटोग्राफ में आपके बच्चे या उनके बच्चे देखेंगे सिर्फ फॉरेस्ट क्या होता है, और वाइल्ड एनिमल्स भी। तो 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे होता है। अप्रैल 22 को वर्ल्ड अर्थ डे होता है। जून 22 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। जुलाई का महीना वन महोत्सव का महीना होता है। आपको प्लांट्स, पेड़ जाके उगाने होते हैं, और सिर्फ उगा के भूल नहीं जाना होता, उनको पाल पोस के बड़ा भी करना होता है। जितने पेड़ आप उगाओगे वो सारे के सारे बड़े नहीं होंगे, उसमें से कुछ ही पेड़ बड़े होंगे, तो वो इंश्योर करना है कि आपके सारे पेड़ बड़े हों। सितंबर 16 को वर्ल्ड ओजोन डे। अगर ओजोन कवर निकल गया तो क्या होगा? इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, 2011 वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर ग्लोबल अवेयरनेस के लिए ये डिक्लेयर करा गया था। FRI फ्राइडे नहीं होता भैया,
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, देहरादून में है, फॉरेस्ट रिलेटेड रिसर्च होती है यहाँ पे। तो FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? मैनेज फॉरेस्ट। सोशल फॉरेस्ट्री में लीड करता है मैनेज फॉरेस्ट को। कंजर्व फॉरेस्ट करो, फॉरेस्ट को बचाओ, प्लांट्स उगाओ, एनवायरनमेंट की हेल्प करो, सोसाइटी की हेल्प करो, रूरल डेवलपमेंट करो। ये सब कहाँ से होगा? सोशल फॉरेस्ट्री से होगा। फॉरेस्ट को जब आप मैनेज करना सीखोगे तभी सोशल फॉरेस्ट्री होएगी और तभी ये सब कुछ होएगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। Up to the next chapter. See you. Till then, goodbye. Best of luck.